हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑलरेडी हम लोग जूलॉजी में प्रैक्टिस सेट 3 तक मतलब सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। बाकी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स भी हमारा आई थिंक एनाटॉमी हमें कंटिन्यू करना है, बट उसको तो चलो ठीक है साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ अब मैं कॉमन टॉपिक्स ऐसे लूँगी जो जूलॉजी बॉटनी दोनों के लिए मतलब बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो हम फर्दर मतलब बहुत डिले ना करते हुए एक काम करते हैं कि पहले कॉमन कॉमन टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज दे आर रिक्वेस्टिंग मी सो मैनी टाइम्स, तो इसलिए मतलब मैं चीज़ों को साथ में लेके चल रही हूँ। बाकी बॉटनी के भी लेक्चर्स में बीच बीच में अपलोड करती रहूँगी, तो आप सभी उसको भी साथ साथ में कंटिन्यू करिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे कि कल मैंने बोला था कि आज हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैंने बोला भी था आप सभी से कि मतलब आप सब लोग पढ़ के आना, तो आई होप सो कि आप सभी पढ़ के आए हो, ठीक है। और नहीं भी पढ़ा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम मतलब PYQs ही देख रहे हैं, तो जिनकी प्रिपरेशन है वो यहाँ से रिवाइज कर लेंगे, और जिनकी प्रिपरेशन नहीं भी है तो वो एक बार देखिए, और अगर कुछ नया लगता है तो फिर उसको नोट डाउन करते रहिए साथ में, नहीं तो फिर देखते चलिए, अच्छा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। सो आवर टॉपिक इज सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल क्या है ये सब मतलब वो सब चीज़ें मैं नहीं बताने जा रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि आप सबने बहुत बार पढ़ा हुआ है। फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड हम सब ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, और 9th से थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, 12th तक और डिटेल हो जाती है, देन आफ्टर दैट ग्रेजुएशन वगैरह में, PG वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं, तो आप सबको पता है। बस सिर्फ ज़रूरत है तो किसकी है, रिवीजन की, वो भी एक कंसिस्टेंसी के साथ। जो बच्चे सोच रहे हैं जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम हम जाएंगे और मतलब वीडियो 2x पे लगा करके देख लेंगे, नहीं होता है ऐसा है। आप तो देख लोगे ना, लेकिन ब्रेन है ना, उसको रिटेन करने के लिए उसको उतना टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि सपोज दैट आपने एक प्लांट, मैंगो प्लांट को प्लांट किया और फिर उसके बाद आप सोचो कि हाँ वो विदिन 1 ईयर आपको मतलब फ्रूट्स दे दे। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर चीज़ का मतलब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर इसी तरीके से ना होता तो फिर दुनिया तो रोबोटिक हो गई होती और चीज़ें फटाफट फटाफट से पता नहीं क्या हो गई होती, ठीक है। तो जो कंसिस्टेंसी के साथ जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रिपरेशन, डेफिनेटली वो अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी MRS वगैरह का भी मतलब कुछ न्यूज़ में आ रहा है और देखते हैं, तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बाकी ये है कि ईमानदारी आपको मेरे साथ नहीं दिखानी है, ईमानदारी आपको खुद के साथ दिखानी है। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप आओगे, वीडियो देखना है नहीं देखना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन खुद से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपने ओन सोर्सेस से पढ़ रहे हो, किसी और चैनल से पढ़ रहे हो, किसी और एजुकेटर से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस पढ़ो, ठीक है, ये चीज़ है। सो हमारा जो पहला टॉपिक है, मतलब सेल में जो सबसे पहली चीज़ है वो आता है कि व्हाट इज़ सेल, सेल होता क्या है, ठीक है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, और ये क्वेश्चंस किस किस एग्जाम्स में आए हैं, ये चीज़ें भी मतलब यहाँ पे मेंशन है बच्चे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मतलब DSSB का ही दिखेगा तो ही हम पढ़ेंगे, या फिर BPSC का दिखेगा तो ही हम पढ़ेंगे। सेल BPSC वालों के लिए भी वही है, DSSB के लिए भी वही है, KVS, NVS, EMRS, TGT, PGT सबके लिए सेल सेल ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल इज डिसाइडेड बाय वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सेल साइकिल की लेंथ को डिसाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट फॉर द सेम। अब ये देखो NVS PGT 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या हैं, टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारी चीज़ें क्या है मतलब डिपेंड करेंगी ना कि सेल कैसा है। मतलब सेल इन द सेंस देखो किसी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो हमें सर्वाइवल के लिए नीड है। फूड अवेलेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑप्शन D निकल के आता है ना, स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब कोई खास वैसा इम्पैक्ट नहीं है जो हमारी सेल साइकिल पे पड़ेगा, क्योंकि सेल साइकिल मतलब क्या है, डिवीज़न है ना, उसकी लेंथ है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी से यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने देखा था और ये ऑलरेडी DSSB PGT में पूछा गया है। तो सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या फूड, तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ये आई थिंक 80 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, ठीक है। इनको हम फटाफट कवर कर लेते हैं। उसके बाद मतलब एक और मतलब ऐसा मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो मतलब मेडिकल वाले हैं, नीट वाले हैं ना, नीट या मतलब किसी भी तरीके के मेडिकल एग्जाम में आए हैं, जैसे जिपमर वगैरह हो गए इस तरीके के। तो मेरा मानना है कि उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कब? जब मुझे आप सबके अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है। 50 लोग वीडियो देखते हो यार, सिर्फ 5 लोग लाइक करके जाते हो, क्या प्रॉब्लम है? मतलब यार एटलीस्ट लाइक तो फ्री में है ना, मैं आपसे कुछ पैसे तो मांग नहीं रही हूँ। वरना यार और भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग ठीक है 10-12 क्वेश्चन दिखा करके और फिर उसके बाद में पेड बैचेस लॉन्च कर ले रहे हैं 500 रुपये में, 700 रुपये में आ जाओ, फ्री धमाका, ये वो। ऐसा कुछ थंबनेल नहीं डाल रही ना मैं तो सिर्फ आपसे क्या है, जेन्युइन वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते जाओ बस। चलो, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म बिकॉज, क्या रीज़न है? इट compromises the living substances within the cells containing various cell organelles and molecules essential for the life processes, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट, जितनी भी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी सेल के अंदर होती है वो सब किसके अंदर होती है? प्रोटोप्लाज्म में होती है। एंड मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शंस। यहाँ पे एक वर्ड जो है प्रोटोप्लाज्म निकल के आया है, ठीक है। मतलब क्या आप सबको पता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर अगर बात की जाए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट? साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में क्या डिफरेंस है? आप सभी बता सकते हैं? देखो, जिन बच्चों ने थोड़ा सा मतलब डिटेल में पढ़ा हुआ इन सब चीज़ें उनको तो पता होगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगेगा, बट हम एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल से देखते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से हमारी क्लियर हो सकें। जैसे सपोज दैट यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया है? एक प्लांट सेल लिया है। अब आप सोच रहे होगे कि प्लांट सेल ही क्यों लिया, मैम एनिमल सेल से क्यों नहीं शुरू किया? तो देखो, एनिमल सेल से इसलिए नहीं शुरू किया है बिकॉज प्लांट सेल में सेल वॉल वगैरह भी होता है और प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। तो प्रोटोप्लास्ट नहीं, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ था। तो थोड़ा सा चीज़ों को एक बार मतलब बेसिक से देख लेते हैं। जैसे सपोज करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, और फिर यहाँ पे मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये सबसे बाहर क्या हो गया? ये सेल वॉल हो गया, और ये क्या हो गई? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो देखो, प्लांट सेल तो ठीक है, लेकिन जब प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट क्या हो गया? सेल वॉल। तो सेल वॉल यानी कि ये किस में है? ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होती है? नहीं, एनिमल सेल तो बस मतलब इस तरीके का होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये फीचर जो है सेल वॉल वाला, ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाएगा, एनिमल में नहीं है, ठीक है। फिर जब सेल वॉल के अंदर जाते हैं तो सेल वॉल के अंदर देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी ये जो कुछ एरिया बच रहा है ना, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है? हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं साथ में पी लिख रही हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू गाइज, ठीक है। उसके बाद में जब प्रोटोप्लास्ट ये वाला हो गया, फिर उसके अंदर क्या आता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये एनिमल सेल में भी है, ठीक है, ये पीएम होती है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिर यहाँ पे अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिल रहा है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्योंकि अब देखिएगा आप लोग आगे, तो सारी चीज़ें जो है वो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, मतलब और सारी चीज़ें जो भी मतलब जितने सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो सब इसी में पड़े हुए हैं। तो आई होप सो कि विजिबिलिटी क्लियर है। प्लांट सेल के बाद सेल वॉल, सेल वॉल से सेल वॉल के अंदर
और क्या है, प्रोटोप्लास्ट। ये तीनों चीज़ें प्लांट सेल तक थी। उसके बाद जब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल दोनों में है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन है एक्सेप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या कहलाता है, वही प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब आते हैं तो देखो सबसे बड़ा वाला जो मतलब बड़ा होता है इसमें, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस मतलब प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अलावा जो चीज़ें सारी बची, मतलब इसमें से अगर आप न्यूक्लियस को स्टक आउट कर लो, बाहर निकाल लो, तो जो चीज़ें बच रही हैं वो क्या कहलाती हैं, साइटोप्लाज्म कहलाती हैं। अब साइटोप्लाज्म जो बच रहा है, साइटोप्लाज्म में भी क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, लाइजोसोम वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ, साइटोप्लाज्म में ही तो पड़ी हैं। तो साइटोप्लाज्म से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म तो देखो बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों में है, ठीक है। अब उसमें से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी जनरली प्लांट एनिमल दोनों में ही होते हैं, और उसमें से जब हमने सेल ऑर्गेनल्स निकाल दिया तो जो सिर्फ लिक्विड वाला पोर्शन जो बच रहा है, जो लिक्विड बच रहा है, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। तो जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है ना कि क्रेब्स साइकिल वगैरह हो गया, और ये सब सारी मतलब चीज़ें जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस वगैरह वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो साइटोप्लाज्म आई डोंट थिंक सो कि एग्जैक्टली वो मतलब सही है वहाँ पे कहना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइजोसोम भी है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो क्या वहाँ पे हो रहा है, नहीं, वो जो लिक्विड होता है ना साइटोसोल, वहाँ पे होती हैं ये सारी चीज़ें। मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे, साइटोसोल में होती है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अगर आपको कभी ऑप्शन में ऐसा मिलता है, सो यू गाइज कैन ऑप्ट द साइटोसोल। उसके बाद में देखो सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। मतलब अब तो चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म, आई होप यू गाइज कैन इजीली गिव द आंसर। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं सेल ऑर्गेनल्स की तरफ। तो सेल ऑर्गेनल्स देखो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो मेम्ब्रेनस है, मतलब कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, और दूसरे हैं जो ए मेम्ब्रेनस हैं। ए मतलब एब्सेंट, वहाँ पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो सबसे पहले हम मेम्ब्रेनस देख लेते हैं। मेम्ब्रेनस देख लेंगे तो जो बचेगा वो सारा ए मेम्ब्रेनस में चला जाएगा। तो जब हम मेम्ब्रेनस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखो बात आती है कि कुछ हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेनस हैं और कुछ हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। तो सबसे पहले डबल मेम्ब्रेनस में 3 हमारे सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे 2-3 ऑप्शन दे करके चौथा आपको पूछ लेगा कि कौन सा है जो डबल मेम्ब्रेनस है, या कौन सा इसमें से है जो नहीं है डबल मेम्ब्रेनस। 3 ऑप्शन डबल मेम्ब्रेनस के दे दिए, एक दे देगा जो सिंगल मेम्ब्रेनस होगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। तो 3 में देखो सबसे पहले तो हमारा न्यूक्लियस ही है, ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। लेकिन एक उस पे न्यूक्लियस पे क्वेश्चन ये आता है कि जो उसकी मेम्ब्रेन है वो इरेगुलर है, मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है। देखा होगा अगर आपने कभी डायग्राम ड्रॉ किया है न्यूक्लियस का, किया ही होगा वैसे जनरली, तो कुछ इस तरीके का मतलब वो रहता है, ऐसे बीच बीच में यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियर पोर रहता है, जहाँ से क्या है मतलब राइबोसोम और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से पास ऑन होने के लिए। तो ये इरेगुलर रहता है, ठीक है, रेगुलर नहीं है ये। और बाकी जो बाकी 2 बच रहे हैं हमारे डबल मेम्ब्रेनस, उसमें सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आता है प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें मतलब कि पोरिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मतलब पोर्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सचेंज के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कभी अगर पूछता है कि पोरिन प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है, तो आप ये आंसर मतलब मार्क करना कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है इसमें पोरिन प्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड में भी फर्दर 3 टाइप्स के होते ही हैं, पता ही है आप सभी को। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर के लिए। फिर क्रोमोप्लास्ट आ जाता है जो कि कलर्ड पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कुछ लीव्स का कलर जो है वो देखो कभी कभी कलर्ड रहता है, फ्रूट्स वगैरह हो गए वो कलर रहते हैं, तो वो कलर्ड पिगमेंट के लिए कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट। और एक थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड भी होता है जो कि क्या है, ल्यूकोप्लास्ट।
थर्ड टाइप का क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम करता है। और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, मर्ज हो गया है, कलरलेस होता है। अब इसमें भी तीन है, ये तो पता ही है सबको, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरो या इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, और इलायोप्लास्ट या लिपिडोप्लास्ट। तो जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्ब को स्टोर करता है। प्रोटीन के लिए हो गया। इलायो पूछता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। पहला क्या था, न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा प्लास्टिड, ठीक है। पोरिन प्रोटीन कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में होता है। और इरेगुलर मतलब मेम्ब्रेन किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो सिंगल मेम्ब्रेनस की जब बात करते हैं हम लोग, तो सिंगल मेम्ब्रेनस में हमारे पास 6 हैं, ठीक है, 6 इन नंबर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर है ना। हाँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एक रफली सेल का डायग्राम आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से मान लो, तो यहाँ से क्या है, कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी पे फिर ये छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसमें भी दो तरीके का होता है, एक होता है रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ है, रफ होती है इसकी सरफेस ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम्स, इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं जो मैंने अभी बताया। और इसका मेन फंक्शन क्या है, बस सबका छोटा छोटा फंक्शन लिखा है, ज़्यादा नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम्स का काम ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। बाकी आप सभी इन सब ऑर्गेनेल्स को किसने खोजा, और मतलब किसने खोजा और उसका फंक्शन, ये चीज़ें जो हैं वो एक जगह चार्ट में लिख करके, बड़ा सा 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला चार्ट पेपर वाइट वाला ले करके आओ, और उसके बाद इन सबको लिख करके अपने स्टडी टेबल के आगे पेस्ट कर लो और उसको याद करते हुए रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये एग्ज़ाम में ही आएगा, बट ये बेसिक है ये चैप्टर। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है ना, तो फिर आप एक बहुत अच्छे एजुकेटर, बहुत अच्छे टीचर और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। फिर एंडोप्लाज्मिक, अगर रफ है, राइबोसोम्स लगे हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, रफ कहलाएगा। अगर राइबोसोम्स नहीं लगे हैं, स्मूथ है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ये काम हो जाएगा। बाकी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये भी निकल के आता है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं, एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो वैक्यूल, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में लाइजोसोम, ठीक है, ये इतने सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको सेव मतलब लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो मतलब सिंगल मेम्ब्रेनस है सेल ऑर्गेनल, वो क्या है हमारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब सबको पता है कि इसका क्या काम है। बाकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये भी रिस्पॉन्सिबल है, जी यहाँ पे मेंशन है। बाकी प्लांट्स में जो है इसको हम लोग डिक्टियोजोम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगेन दिस वन इज़ अ इम्पॉर्टेंट। तो प्लांट्स में इसको डिक्टियोजोम कहते हैं, बाकी एनिमल में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से ही जाना जाता है। बाकी बात करते हैं डिस्कवरी वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि कैमिलो गोल्गी सर ने खोजा था इसको 1898 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फ्लैट होता है, डिस्क शेप है, वो तो एनसीईआरटी से आप पढ़ ही लेना। फिर नेक्स्ट वाला है जो है वो हमारा अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब सिर्फ ये प्लांट सेल में ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, ये दोनों में होता है, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। अब देखो एनिमल्स में भी ये होता है, लेकिन एनिमल वाला जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलर एंड लेस डेवलप्ड, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, और मे भी शायद मैनी इन नंबर होते हैं। लेकिन प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल में ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इतना लार्ज होता है कि जैसे ये है सेल, तो ये प्लांट सेल का ये ऑलमोस्ट मतलब ये मान के चलो कि 90% एरिया ये ऑक्यूपाई करके रखता है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय, कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, हमारा वैक्यूल। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा कई बार पूछा गया है, कितने %, 90%। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
जो नेक्स्ट है ए मेम्ब्रेनस, वो क्या आता है, लाइजोसोम्स आते हैं। लाइजोसोम्स को ऑलरेडी किस नाम से जानते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। दे वर्क ऑन द एसिडिक पीएच, और इनका पीएच 4.5 से 5.0 के आसपास होता है। और ये कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिक मतलब अपने रूप, मतलब अपने फॉर्म को चेंज करना, अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। और इसमें भी ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। देखो, प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो इनएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी वाला एक्टिव हो जाता है, और जो टर्सरी लाइसोसोम है वो रेजिडुअल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और ये कैसा है, ऑटोफेजिक है। इसे एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस में ही आ जाता है। तो साइटोस्केलेटन की जब बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बच्चे बस यहीं तक लाइसोसोम तक पढ़ के भाग जाते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं आगे, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन में देखो बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, और लास्ट वाला है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन जो है वो इन चीज़ों से मिल करके बना होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम, उसी तरीके से सेल का भी स्केलेटन सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, 9+2 और 9+0 वाले होते हैं। जो 9+2 वाले हैं, कहने का मतलब इसको ये रहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बना के बताती हूँ। 9+2 ये इस तरीके से ऐसे हैं। अब यहाँ पे 2 मतलब कि 2 का ऐसे पेयर रहेगा। ये कितने होंगे, ये 9 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 ये हो गए, और बीच में 2 सिंगलेट ऐसे पड़े होते हैं। तो मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी इससे मतलब पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए कि कई बार एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब सीलिया में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो अगर टोटल नंबर की बात करें, जैसे ऑप्शन दे दिया 20 दे दिया, 18 दे दिया, 24 दे दिया, 27 दे दिया, तो इस तरीके से आप क्या बताएंगे। तो देखो 9 डबलेट का मतलब ही क्या होता है, एक बार आप समझ लीजिए। 9 डबलेट और 2 सिंगलेट, 2 ये सिंगल, और 9 जो है ये डबल मतलब 2 के फॉर्म में है। तो 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, और सिंगलेट मतलब 2 हो गए, तो यानी कि कितना आ गया, 20। तो सीलिया फ्लैजिला में 20 आ जाते हैं। और 9+0 वाला अरेंजमेंट है, यहाँ पे क्या है देखो, मैंने लिखा हुआ है एट पेरीफेरी ट्रिपलेट। ठीक है, पेरीफेरी पे रहते हैं और ट्रिपलेट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल्स में होता है, ये चीज़ देखने को मिलती है। और जो डबलेट मतलब ये 9+2 वाला है, ये सीलिया फ्लैजिला में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके इसको लर्न कर लीजिए अभी के अभी। और ट्रिपलेट वाला है, ये भी बता देते हैं, यहाँ पे जैसे 2 का वो था, ये ऐसे 3 के उसमें रहते हैं, और बीच में मतलब कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है। तो इसका जब कभी पूछेगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएंगे। अब बेसल बॉडीज़ देखो है कहाँ, जैसे मान लो कि एक ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, पता नहीं क्या बन गया, लेकिन ठीक है। यहाँ से देखो जो सीलिया निकला होता है, या यूग्लिना की बात करो तो ऐसे फ्लैजिला निकला रहता है वहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, मतलब जहाँ से ये निकला होता है, इसी जगह पे ये बेसल बॉडीज़ लगी होती हैं। तो पहले तो कितना है, ट्रिपलेट वाला है, मतलब कि 9+0 वाला अरेंजमेंट यहाँ है बेसल बॉडीज़ पे, और आगे फिर कैसा हो जाता है, 9+2 का हो जाता है। तो ये डिफरेंस समझ लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है एग्ज़ाम में। जब 9+0 पूछेगा तो आपका मतलब जो आंसर होगा वो बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल्स होगा। सेंट्रियोल्स भी अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे हैं। और डबलेट जब 9+2 तो सीलिया फ्लैजिला में। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये मतलब बेसिक फिलामेंट्स है, जो आपने मसल्स वगैरह में तो पढ़ा ही है, एक्टिन मायोसिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन बीइंग की ही मसल्स में होते हैं, अमीबा वगैरह है उसमें भी ये एक्टिन करके होता है फिलामेंट। और मैंने आई थिंक पिछले वाला जो जोलॉजी का पेपर करवाया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था कि मतलब कोई ऐसा ड्रग था जो हम इंजेक्ट करते हैं तो अमीबा की स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो अमीबा की स्पीड जो है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करिए। बाकी फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो जाते हैं। तो कितने हो गए हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, साइटोस्केलेटन हो गया। अब लास्ट वाला जो है ये है माइक्रो बॉडीज़। अब तक ये सिंगल वाले ही चल रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस
जो सेल ऑर्गेनल्स थे उनकी बात चल रही है। इसमें देखो बच्चे, सबसे पहला आता है हमारा पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। माइक्रो बॉडीज़ में सबसे पहले आता है पेरोक्सिसोम्स, फिर आता है ग्लाइओक्सिसोम, और लास्ट वाला है तीसरा स्फीरोसोम। देखो पेरोक्सिसोम का काम क्या है कि ये H2O2 जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, यानी कि पेरोक्सीडेज और कैटेलेज 2 एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर एनिमल की बात की जाए तो ये तो मतलब प्लांट में हो गया, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ पे आ गई, प्लांट में। लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में पेरोक्सिसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब प्लांट का तो याद है, देखो C3 साइकिल जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस था वहाँ पे 3 थे ना, पेरोक्सिसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, और एक और कौन सा तीसरा सेल ऑर्गेनल, मतलब तीनों मिलकर के वहाँ पे C3 वाले उसमें देखा था हमने। बाकी अगर एनिमल्स की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, तो एनिमल्स के ये किडनी में पाए जाते हैं, और इनका वहाँ पे नाम क्या होता है, यूरिकोजोम। किस नाम से जानते हैं पेरोक्सिसोम्स को, यूरिकोजोम। तो 2 एक्सेप्शन हमें देखने को मिले, एक तो गोल्जी बॉडी अगर प्लांट के केस में है तो डिक्टियोजोम, स्पेलिंग देख लेना, मैंने ठीक से लिखी है वहाँ पे, वरना कुछ बच्चे डिक्टियो में TIO कर देते हैं, वो नहीं होगा, Y होगा। और यहाँ पे एनिमल्स के केस में पेरोक्सिसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोजोम बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद में ग्लाइओक्सिसोम्स जो हैं ये मतलब प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ओनली प्लांट्स में ही पाए जा रहे हैं ये। और ये क्या करते हैं, फैट को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलती है यहाँ पे। और फिर तीसरा वाला जो है वो स्फीरोसोम्स आ जाते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, और इनको हम और किस नाम से जानते हैं, प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों माइक्रो बॉडीज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। बच्चे न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब उसके बाद में देखो हमें क्या देखना था, ये सिंगल मेम्ब्रेनस तक की चीज़ें मतलब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब ए मेम्ब्रेनस है, ए मेम्ब्रेनस में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो ए मेम्ब्रेनस है। ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल्स, मतलब एक्सेप्शनल्स इन द सेंस कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, PYQs देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमारा ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस, सबको पता है। फिर सेंट्रोजोम, अभी वहाँ पे हम देख रहे थे ना सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है ये, इसमें 2 तरीके का, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल होता है। और ये देखो मतलब ये प्रॉक्सिमल है, एक डिस्टल, दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं, थोड़े से बनाने में गड़बड़ हो गया है। और ये क्या करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। यहाँ पे ये मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस सा होता है, मतलब इस पूरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा ही क्या कहलाता है, सेंट्रोजोम कहलाता है। और इसमें ये जो पड़े होते हैं ये मतलब प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। और ये पूरा क्या कहलाता है, सेंट्रोजोम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम भी हमारा कैसा है, ए मेम्ब्रेनस है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं, यूकैरियोटिक 80S होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ वो हैं सेल ऑर्गेनल्स जहाँ पे 70S देखने को मिलता है। अगेन ये एक्सेप्शन है, और मतलब एक्सेप्शन नहीं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल जोलॉजी वाले पेपर में एक जगह क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा है जो मतलब कि प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, या इस तरीके से मतलब एक्सेप्शन एक निकल के आता है। तो याद रखिएगा कि जो यूकैरियोट्स हैं उसमें 70S 80S दोनों तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब 70S तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S ही होगा, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स में 60 मतलब 80S वाला रहता है, 80 फर्दर टू सब यूनिट में। अब इसमें देखो ये जो 50 वाला है ना, ये होता है लार्जर सब यूनिट। अगर आपने आगे मतलब पढ़ा ही होगा डिटेल में, मुझे मालूम है। तो ये देखो ये हमारा mRNA होता है, इस पे आकर के मतलब सबसे पहले ऐसे लार्जर सब यूनिट बाइंड करता है, फिर उसके बाद छोटा वाला सब यूनिट बाइंड करता है। तो जो लार्जर है यही क्या होता है 50S, या मतलब अगर यूकैरियोटिक है तो वो कितना हो जाएगा 60S, और छोटे वाले में ये मतलब या तो 30 का होगा या तो फिर ये कितना हो जाएगा 40S। और S कुछ नहीं है, सेडिमेंटेशन को फिर यूनिट है, या फिर इसको सेडबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था, बाकी डिटेल में बाद में देख लेंगे। तो राइबोसोम्स में क्या हो गया फिर, ये
प्रोकैरियोटिक 70, लार्जर सब यूनिट ये हो गया 50 और ये स्मॉलर वाला हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो सेल के बारे में थी। आई थिंक अब आपको कभी अगर आपसे कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे सेल के बारे में पूछता है तो आप इजीली इसको बता ले जाओगे। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, बाकी किसी को कुछ मतलब डाउट होगा या कुछ चाहिए होगा तो फिर बताइएगा। तो यहाँ से ये हमारी चीज़ें जो थी बेसिक्स था वो कंप्लीट हो गया। बस एक प्रोटोप्लाज्म के नाम पे मैंने इतना सब समझा दिया है। ठीक है, सोच लीजिए आप कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने PYQs पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो मतलब सेक्शन है वो क्या है, सेल थ्योरी। यानी कि बहुत सारी सेल थ्योरीज वगैरह दी गई थी, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 1838, ठीक है, 1838 में डैश एंड डैश फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो किसने किसने निकाला था? MJ श्लीडेन एंड थियोडोर श्वानसर ने। एक्चुअली देखो इसमें जो था ये 1838 में सिर्फ और सिर्फ श्लीडन सर ही आए थे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब अब इस तरीके से दिया गया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 1838 में जो थे वो ये MJ श्लीडन सर थे और ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, प्लांट्स पे काम करना शुरू किया था। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ये इन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद में थियोडर श्वानसर जो थे ये आए थे 1839 में और ये क्या थे, ब्रिटिश थे और ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, इस तरीके से। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ए दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाद में जो मतलब रोडोल्फ वर्काउ सर हैं उन्होंने तो फिर फाइनल सेल थ्योरी दी ही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई सेलुलर थ्योरी वॉज गिवन बाय। तो ये थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन निकल के आता है। यहाँ पे देखो इसका आंसर निकल के आ रहा है फर्नांडेज मोरन। फर्नांडेज मोरन पार्टिकल भी है ना, F0 F1 को बोलते हैं, FO F1। ये इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजोम्स पे जो लगा होता है ATPase एंजाइम, मतलब ATP का जो फॉर्मेशन करता था उसको भी फर्नांडेज मोरन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसको इन्होंने ही खोजा था। FO F1 ओ जो है वो ओलिगोमाइसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये माई सेलुलर थ्योरी वॉज गिवन बाय फर्नांडेज मोरन elucidating the dynamic nature of cell membranes. It describe how membranes consist of lipid bilayer and protein। मतलब वो सारी चीज़ें दी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है। अब रॉबर्ट हुक, मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम और साथ में उनके डिस्कवरीज दिया है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, तो A का 3 हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस की खोज की थी, तो B का 2, A का 3 B का 1, मतलब B ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे तो आप लोग समझदार ही हैं कि सेल थ्योरी प्रपोज स्लीडन एंड श्वान ने किया था। स्लीडन ने जो किया था वो 1838 और श्वान ने 1839। ठीक है, ये थे जर्मन। ऐसे जब जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग भी बोल बोल के इसको साथ साथ में मतलब याद करने की कोशिश करो। पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है यार एग्जाम में। तो श्लीडन सर थे जर्मन बॉटनिस्ट और ये कौन थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। ठीक है, पुरकिंजी टर्म जो है वो किसने, मतलब किंजी सर ने, तो इन्होंने कॉइंड प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो थोड़ा सा असर्शन रीजन के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर मार्क्ड। पहला A असर्शन है और बाकी R रीजन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉन पोलर। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो नॉन पोलर हैं, बिल्कुल सही। विच मीन्स देयर इज नो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर हाइड्रोफिलिक। नहीं, ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है वो क्या है, असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। C ऑप्शन निकल के आता है ये। बाकी डिटेल्स मतलब दिया भी है, एक बार पढ़ ही लेते हैं।
द ट्राइग्लिसराइड्स आर इंडीड नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। मीनिंग दे हैव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मेकिंग देम हाइड्रोफोबिक, ठीक है, क्या हाइड्रोफोबिक वो होता है, नॉट हाइड्रोफिलिक। दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर है, तो वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द रीजन सजेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन अमंग द फॉलोइंग लिपिड इज नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह के क्वेश्चन एक बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे ऑप्शंस जो मेंशन है वो है फॉस्फोग्लिसराइड होता है, स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं, फाइटेनिक एसिड नहीं, ये नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, तो हमारा आंसर जो है वो सी है। अब ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड आर फाउंड इन सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्फिंगोलिपिड आर फाउंड इन नर्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बट द फाइटेनिक एसिड, जो फाइटेनिक एसिड है, डज नॉट फाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कि इट इज़ डायरेक्ट पॉइजन टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन बच्चों ने, मतलब मैंने भी खैर पहले नहीं सुना था ये नाम, इम्पॉर्टेंट है। तो फाइटेनिक एसिड अगर कभी पूछता है तो फिर मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है उसके बारे में। बाकी चौथा ऑप्शन जो था वो क्या था, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इज़ अ waxy fat like substance produced by the liver. It serves as precursor for the synthesis of substance like vitamin D, बाइल एसिड्स, हॉर्मोन्स, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब हो गया। तो ये थोड़ा सा डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके इसके एक्सप्लेनेशंस को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो है बच्चे वो निकल के आ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब अब नेक्स्ट क्या दे रहा है, आई थिंक इतना जूम आउट सफिशिएंट था। नेक्स्ट है कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब अब इसमें से क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी, तो सबको पता है एटीपी है, इसमें कुछ बताने, साइन ट्राईफॉस्फेट है, एडीपी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एटीपी इज एबल टू पावर सेलुलर प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग अ फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, एन इंडिविजुअल हैज़ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय, मतलब एक इंडिविजुअल के अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, तो ये किसने दिया था, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का एक होता है नहीं, AWES का, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी करके आता है, उसमें 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर है ड्यूट्रोचेट, ड्यूट्रोचेट ऐसे करके क्या प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं। अब यहाँ पे ये उसका डिटेल दिया हुआ है कि एन इंडिविजुअल हैज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय ड्यूट्रोचेट इन 1824। ड्यूट्रोचेट गेव द concept of cell theory and the linkage between the plant and animal cells, and he proposed that the cell was not just structural but also a physiological unit। तो कुछ नहीं, बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को उनके उससे मैच करवाना है। तो सबको पता है लाइजोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन नहीं, हेल्प इन प्रोटीन, डाइजेस्टिव बैग्स विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, तो 1 हो गया। फिर सेल वॉल क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द सेल, वो भी किसको, प्लांट सेल को, तो 3, 1, 5 करके है कोई ऑप्शन यहाँ पे, हाँ बी ऑप्शन जो है ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। वैक्यूल्स क्या है, स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर, मतलब थोड़ा सा देख लेना आराम से। राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस है, ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, और ये बीपीएससी का ही है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है, बॉटनी वाले पेपर में, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेम्प फॉर एग्जामाइनिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव स्टेनिंग और शायद ये अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग, ये दोनों चीज़ें मतलब आती हैं। बाकी ये थोड़ा सा उससे है क्वेश्चन, अरे टूल्स एंड टेक्निक्स वाले में से है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। आंसर यहाँ पे डी है, देख पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ,
मैं बता रही थी ना नेगेटिव स्टेनिंग अल्ट्रा थिनिंग वाला ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने उसमें करवाया था, बॉटनी वाला पेपर जब करवाया था, इंपॉर्टेंट है। द नेगेटिव स्टेनिंग एंड अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग बोथ आर एम्प्लॉयड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक होता है सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। द नेगेटिव स्टेनिंग एड इन कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट, अल्ट्रा थिन सेक्शन जो है वो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन देता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द न्यूक्लियस कंटेन्स ए which contains information for inheritance of features from parent to next generation in the form of B। न्यूक्लियस में क्या होता है? सबसे पहले तो डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए में इंफॉर्मेशंस स्टोर रहती हैं किसकी फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। और द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ बी आर सी, तो इनका क्या आ जाता है? क्रोमोसोम। मतलब सबसे पहले क्या था? ऐसे डीएनए हो गया, डीएनए पे फिर ये जीन्स लगे होते हैं और फिर ये सब मिला करके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक्चुअली वो सेल को एक्सप्लेन करने में ही मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए वीडियो फिर लेंदी हो रही है। देखते हैं। वन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हो तो मतलब क्या है? उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जितना भी पानी होगा वो क्या होगा? सारा बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द साइज ऑफ सेल इन एलिफेंट इज बिगर देन दैट ऑफ इन अ रैट। ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सेल्स इन एलिफेंट इज मोर देन दैट इन अ रैट। तो ये बात तो सही है, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा साइज़ है, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म का एलिफेंट डेफिनेटली मतलब चूहे से तो बड़ा ही है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या है? वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बी जो है वो ट्रू है। यहाँ पे कहाँ पे निकल के रहा है? बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। लेकिन ए वाले में क्या कह रहा है कि हाथी की बॉडी में जो सेल्स हैं उनका साइज़ बड़ा है क्या? नहीं, तो वो ऑप्शन फॉल्स होगा और बी ट्रू है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे हैं, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन है यहाँ पे? एग, स्पर्म, एम्ब्रियो नहीं है, जाइगोट भी नहीं है। नहीं, ऑप्शन क्या है? एग और स्पर्म जो है यही हमारे क्या हैं? यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल्ड हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसमें से क्या नहीं है? तो न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, लेकिन सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं यहाँ पे। जैसे 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सेल वॉल किसके पास नहीं? यूबैक्टीरिया के पास है, हेट्रोसिस्ट भी है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा के पास ही जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। डिटेल पढ़ लेना, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हम और नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट बैक्टीरिया दैट कॉज प्लांट डिजीजेज आर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो बैक्टीरिया मतलब प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो किस मेंबर के हैं? तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ का? बीपीएससी का पूछा हुआ है, बीपीएससी में, वो भी साइंस में पूछा था। तो आप सभी को इतना तो पता होगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाले में से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ कॉजिंग होता है, और उसमें भी कौन सा निकल के आता है आंसर? रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यही क्या कर रहा है? डिजीज़ कॉज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक। प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल है, प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम्स है, प्रेजेंस ऑफ
मतलब मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं, इसमें कैसा होता है, मतलब जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है और कोई वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं देखी जाती है, ठीक है। बाकी राइबोसोम वगैरह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वाला सारा काम चलता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कितने सारे पेपरों में पूछा हुआ है। वीडियो को पॉज करना, नोट करना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको खाली मत जाने देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म ही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। अभी हम बेसिक पढ़ के आ रहे हैं ना सेल को, तो अब तो पता चल ही जा रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं जो नहीं होंगी वहाँ पे। प्रोकैरियोट है तो मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेल इन्वेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बॉर्डर बिटवीन द मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल इन C4 लीव्स इज पेनिट्रेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द बॉर्डर बिटवीन द मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल इन C4 लीव्स इज कंस्पिकुअस बाय द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर NCERT वाला डायग्राम देखा है तो ऊपर ये मेसोफिल सेल होता है और फिर नीचे इस तरीके से ये बंडल शीथ सेल, फिर यहाँ से ये इस तरीके का ये कनेक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पे, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी पे, मतलब जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। उनका खुद का DNA, खुद का राइबोसोम है, तो मतलब वो कैसे हो गए, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स हो गए ना। तो दो ही है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। A और E किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, B में। सिंपल है क्वेश्चंस, बस देखते चलो, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात की जा रही है। यूकैरियोटिक सेल में देखो क्या है, हाउ अ यूकैरियोटिक सेल वॉल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ प्रोकैरियोट। यूकैरियोटिक की सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट से किस तरह से अलग है। तो यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बाकी बैक्टीरिया वगैरह इन सब में तो देखो क्या था, म्यूरामिक एसिड था, पेप्टाइडोग्लाइकन था, स्यूडोम्यूरामिक, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली थी। बाकी एक बार थोड़ा सा डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। द यूकैरियोटिक सेल वॉल आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, क्या है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट एंड सम एल्गी। अब बात करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की भी होती है, एग्जाम्पलीफाइड बाय डायअमीनो पामिलिक एसिड, और दिस डिसइंटीग्रेशन हाईलाइट्स द डाइवर्स कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल्स अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बाकी बैक्टीरिया वगैरह आप सभी ने पढ़ा है तो अच्छे से पता होगा कि क्यों डिफरेंस है यहाँ पे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि पिट मेम्ब्रेन कंप्राइजेस। पिट मेम्ब्रेन क्या है, क्या कंप्राइज करती है, तो और मिडल लेमिला के बीच में होती है। अब पिट मेम्ब्रेन एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द पिट मेम्ब्रेन, a component of plant cell wall, consists of both the primary wall and the middle lamella. The primary wall provides structural support while the middle lamella act as cementing layer between adjacent cell walls, maintaining cellular integrity and facilitating communications between cells. अगर जिनको मतलब याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, मैंने एक डायग्राम अभी पिछले वाले उसमें शायद मैंने बताया था आपको, जब मैं टिश्यू पढ़ा रही थी। हाँ, एनाटॉमी वाला जो चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें सबसे पहले वाले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने इस तरीके का एक डायग्राम बना करके बताया था। मैं दोबारा नहीं बनाने वाली यहाँ पे। तो दो सेल्स के बीच में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी सेल वॉल्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये वहीं से निकल के आ रहा है कि प्राइमरी वॉल और मिडल लेमिला के बीच में पिट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ रहा है, तो वैसे जनरली ये कितना होता है, 7.5 नैनो, लिख जा भाई, नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है, या फिर इसको 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये दोनों चीज़ें मतलब दोनों
अलग अलग यूनिट के फॉर्म में पूछ सकता है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे डी 100 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ऑलरेडी अभी हम पढ़ के ही आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो अमाइलोप्लास्ट, बाकी सब डिटेल में देख लेना। बीपीएससी में पूछा गया था, 2023 का है ये, जूलॉजी वाले सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बनी होती है, तो उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और लिपिड लेयर होती है, ये वाली इस तरीके से दोनों तरफ से ये होता है ऐसे, और बीच बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स पड़े होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं, इस पे इस तरीके से ऐसे चेन्स लगी होती हैं, तो प्रोटीन भी आ जाएगा, लिपिड भी आ जाएगा। आंसर क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये भी बीपीएससी में ही पूछा गया है, टीजीटी साइंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्रोसेस इन विच सेल इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल। खाने वाली जब बात की जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसमें भी दो होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, मतलब लिक्विड पोर्शन को अगर लेगा, और अगर सॉलिड लेता है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लीजिए। 29 कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल कंटेन पिट फील्ड्स। पिट फील्ड वही अभी जो मैं बात कर रही थी, उसको किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा। जो कनेक्शन बनेगा ना वो मतलब कि देखो एक बार फिर से बता ही देती हूँ, इस तरीके से प्लांट सेल वॉल थी ना, सबसे बाहर क्या था, मतलब S1 था, फिर इसके अंदर क्या बन रहा था, S2, मतलब L1 L2, और फिर लास्ट में L3, इस तरीके से बन रहा था। और यहाँ पे ये पैक्टिन वगैरह था, कैल्शियम पैक्टेट का यहाँ पे डिपोजिशन था। फिर यहाँ पे उसके बाद में अगला सेल वॉल, यहाँ पे ऐसे अगला सेल स्टार्ट हो जाता है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन है वो S1 और इसके बीच में ही बनता था इस तरीके से। तो यही क्या है, पिट फील्ड या फिर प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से इसको जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करेंगे। चलो देख ही लेते हैं थोड़ा सा। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स की पैकेजिंग या जो भी है वो काम कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। डिटेल पढ़ लीजिएगा आप सभी। 31 है, द सब सेलुलर ऑर्गेनल नॉट बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेनस यहाँ पे कौन नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब तो सब अच्छे से हो जा रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस, इसीलिए बेसिक पे फोकस करो, एक बार बेसिक क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो उनको कौन बनाता है, मतलब लिपिड वगैरह प्रोटीन वगैरह का काम तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है, क्योंकि प्रोटीन तो देखो कौन बना रहा था, रफ वाला, और बाकी लिपिड जो है वो स्मूथ वाला बना रहा था। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के बारे में सही बताना है। हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, नहीं, लिपिड नहीं बना रहा था ये। राइबोसोम्स आर अटैच टू इस सरफेस, इसीलिए ये रफ कहला रहा था बेचारा। तो ऑप्शन जो है वो बी जो है इसका सही है। और स्मूथ वाला क्या कर रहा था, वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा था। स्मूथ इसलिए था क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट थे। गोल्जी अपरेटस देख लेते हैं। गोल्जी अपरेटस से क्वेश्चन है, सेल सिक्रेशन इज डन बाय। तो सेल सिक्रेशन जो है वो कौन कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो ये काम भी कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी ही कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बाकी इन क्वेश्चंस को मैं यहीं तक वाइंड अप करती हूँ। इसको आज हम यहीं तक कंटिन्यू वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, वो भी तब जब आप सबके रिस्पॉन्स इस वाली वीडियो पे अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब फ्रूटफुल होंगे मेरे लिए, अदरवाइज़ फिर कोई मतलब नहीं है। आप भी पढ़ते रहो, मैं तो पढ़ ही लूँगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी PYQs के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।